नमस्कार दोस्तों। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अब एक ऐसा हथियार उठाने की चेतावनी दी है जिसकी मार सीधे मिसाइलों से नहीं बल्कि ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकती है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी देश ईरान को किसी भी तरह की मदद या लाइफलाइन देगा उसे गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यानी सवाल सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं रहा है, सवाल यह है कि अगर ईरान को मदद देने वाले देशों पर अमेरिका दबाव बनाता है तो क्या इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और दूसरी तरफ ईरान ने इस धमकी को मानने से इनकार करते हुए इस अमेरिकी नीतियों को नाकामी कर दिया है। लेकिन इसी बीच रूस और यूक्रेन को बेहद गंभीर खबर सामने आई है। रूसी हमले में यूक्रेन में 16 लोगों की मौत की खबर है और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन के पास मिसाइलों की कमी हो रही है। तो आखिर दुनिया किस तरफ बढ़ रही है? अमेरिका बनाम ईरान को लेकर रूस बनाम ईरान और इनके बीच नाटो तथा दूसरे देशों की भूमिका आज इस रिपोर्ट में एक करके पूरी तस्वीर को समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेशन डिकोड में। आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में से कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जो आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे बड़ी खबर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक वारफेयर यानी आर्थिक युद्ध की चेतावनी दे दी है। ट्रंप के मुताबिक जो देश ईरान को किसी भी तरह की मदद या व्यापारिक लाइफलाइन उपलब्ध कराएगा उसे ट्रीमेंडस इकोनॉमिक कंसिक्वेंस यानी बेहद गंभीर आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। और यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, वह मिडिल ईस्ट की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है जिसका सीधा संबंध तेल, समुद्री और व्यापार हार्मोज स्टेट से है। यानी ट्रंप की इकोनॉमिक्स वारफेयर की चेतावनी। अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाने की बात कही है। आप देखेंगे कि अमेरिका पहले से ही ईरान पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन अब ट्रंप का संदेश सिर्फ ईरान के लिए नहीं दिखाई देता बल्कि इसमें होने वाले उन देशों को चेतावनी है जो ईरान के साथ आर्थिक या दूसरे प्रकार के संबंध बनाए रखते थे। यानी अमेरिका का संदेश कुछ इस तरह है, ईरान की मदद करोगे तो आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। और अगर इस नीति को बड़े स्तर पर लागू किया जाता है तो इसका असर केवल ईरान पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान के साथ व्यापार करने वाली कंपनियां, बैंक, तेल क्षेत्र और दूसरे आर्थिक संस्थान भी अमेरिकी दबाव के दायरे में आ सकते हैं। यही वजह है कि इस बयान को केवल एक राजनीतिक बयान के रूप में नहीं देखा जा सकता, इसे इकोनॉमिक प्रेशर स्ट्रेटेजी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान का जवाब आता है कि अब दूसरी तरफ ईरान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ईरानी पक्ष ने ट्रंप की इस रणनीति को अमेरिका नीतियों की नाकामी बताया है। यानी तेहरान का संदेश साफ है, केवल आर्थिक दबाव बनाकर ईरान को झुकाना आसान नहीं है। और यही अमेरिका ईरान विवाद की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव नया नहीं है। कई वर्षों में अमेरिका और ईरान के बीच प्रतिबंध, परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और सैन्य तनाव को लेकर टकराव चलता रहा है। लेकिन इस बार अगर आर्थिक दबाव और ज्यादा बढ़ता है तो सवाल उठता है, क्या ईरान के साथ खड़े होने वाले देश पीछे हटेंगे या फिर अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज करने के साथ अपने संबंध जारी रखेंगे? यही आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल स्टोरी बना सकती है। और अगर हम बात करेंगे स्टेट ऑफ हार्मोज क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ एक नाम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। स्टेट ऑफ हार्मोज या समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी रूट्स में से एक माना जाता है। ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इस क्षेत्र में किसी भी बड़े तनाव का असर इंटरनेशनल शिपिंग और एनर्जी मार्केट पर पड़ सकता है। इसलिए जब भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पर चली जाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं होता है, सवाल होता है तेल की कीमतों का क्या होगा, ग्लोबल शिपिंग पर क्या असर पड़ेगा और अगर तनाव बढ़ा तो दूसरे देश में किस तरह खड़े होंगे। यही कारण है कि ट्रंप की आर्थिक युद्ध वाली चेतावनी की इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता देखी जा सकती है। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। तो अखबार में देखेंगे कि प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कई बड़े हमले में यूक्रेन में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स में कीवी क्षेत्र में यानी जो यूक्रेन की राजधानी बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की बात कही गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह दावा भी किया कि यूक्रेन को एयर डिफेंस और मिसाइल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यानी एक तरफ युद्ध जारी है, दूसरी तरफ यूक्रेन के सामने हथियार, एयर डिफेंस रिसोर्सेज को लेकर चुनौती बनी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस की ओर से क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स से समेत बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। अगर यही स्थिति लंबे समय तक जारी रहती है तो यूक्रेन की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी पर दावा बढ़ सकता है। रसिया की रणनीति क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ जमीन पर लड़ाई नहीं रह गया है, यह मिडिल ईस्ट और
मिसाइल वेयरफेयर, ड्रोन वेयरफेयर और एयर डिफेंस सिस्टम की भी लड़ाई बन चुका है। एक तरफ रूस लगातार लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन अपने शहरों और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर है, और यही सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। अगर मिसाइल, एयर डिफेंस, इंटरसेप्टर्स और सप्लाई कम होती है तो किसी भी देश की डिफेंसिव कैपेबिलिटी पर सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए जेलेंस्की का मिसाइल शॉर्टेज वाला दावा इस युद्ध की आगे की दिशा के लिए महत्वपूर्ण है। रोमानिया और मैरीन ड्रोन। अब एक और चौंकाने वाली खबर यह आई कि रोमानिया के F-16 फाइटर जेट ने एक मैरीन ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें देखेंगे कि जो ये ड्रोन है रोमानिया ऑब्स्टोज गैस प्रोजेक्ट के पास देखा गया। इस घटना ने एक बार फिर ब्लैक सी रीजन सिक्योरिटी कंसर्न को बढ़ा दिया है, क्योंकि ब्लैक सी पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध का स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है। अब अगर समुद्र में अनडिफिनिट ड्रोन्स दिखाई देते हैं तो आसपास के नाटो देशों की सुरक्षा और चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। रोमानिया नाटो का सदस्य है, इसलिए किसी ऐसी घटना में केवल आइसोलेटेड इंसिडेंट मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं है। तुर्की ने सैन्य यात्रा से इनकार भी कर दिया है। अब नजर डालते हैं तुर्की पर, तो अखबार की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की ने खबर से इनकार भी कर दिया, जिसमें कथित तौर पर कहा गया है कि उसकी सैन्य मौजूदगी सीरिया का एयरबेस थी, जिसे इजराइल ने द्वारा निशाना बनाया गया है। तो तुर्की ने इसको लेकर क्या कहा है और इसके पीछे की क्या वजह है, आप इस वीडियो में जान ही चुके हैं। लेकिन अभी सभी खबरों को एक साथ रखकर देखें तो एक तरफ अमेरिका ईरान और आर्थिक दबाव बढ़ने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। ब्लैक सी ड्रोन इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, सीरिया, मिडिल ईस्ट में मिलिट्री टेंशंस बने हुए हैं, और साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार की स्थिति को लेकर पड़ोसी देश सक्रिय हैं। यानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ कई स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट टेंशंस चल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सभी घटनाएं अलग अलग हैं या फिर दुनिया में एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही हैं जहां इकोनॉमिक्स वारफेयर, ड्रोन वारफेयर और साइबर प्रेशर्स और कन्वेंशनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्योंकि आज का यह सिर्फ जो युद्ध सिर्फ मैदानों के सैनिकों के बीच नहीं होता है, आज युद्ध इकोनॉमी भी होता है, टेक्नोलॉजी में भी है और एनर्जी सप्लाई में भी, शिपिंग रूट्स में भी और ग्लोबल डिप्लोमेसी में भी। तो दोस्तों, अमेरिका की ईरान की दी गई इकोनॉमिक्स वारफेयर की चेतावनी, रशिया यूक्रेन के बढ़ते मामलों में ब्लैक सी ड्रोन इंसिडेंट हो या मिडिल ईस्ट में बढ़ता मिलिट्री टेंशन हो, इन सभी घटनाओं पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ेगा, क्या रशिया यूक्रेन फिर से ज्यादा इंटेंस होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, इन बढ़ते तनाव का असर दुनिया की इकोनॉमी, ऑयल प्राइसेस पर और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर कितना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या इकोनॉमिक वारफेयर आने वाले समय में सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड अफेयर्स की बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहिए नेशनल डिकोड्स के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।